लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है और जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस हुआ है। तो हम सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे जो इस बार आपको एग्ज़ाम्स में मींस फाइनल एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो इसी क्रम में आज का चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन और हम आज बात करेंगे उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, इन 1774 लुईस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ। तो कहाँ का राजा बना था लुईस 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड? तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो थी फ्रांस की वो कहलाई थी कन्वेंशन। क्या कहलाती थी वो? कन्वेंशन। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम वॉज बर्न बाई। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जो बर्डन था वो किसको उठाना पड़ता था? द आंसर इज थर्ड एस्टेट। In France, the 18th century witnessed the emergence of a social group termed as the 18th century के समय जो एक नया सोशल ग्रुप बनकर आया था फ्रांस में वो कौन सा था? वो था मिडिल क्लास। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in. The answer is France। यानी कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था और जो उसके इंडिविजुअल राइट्स की जो गारंटी थी वो किसके लिए एग्जाम्पल थे? तो वो फ्रांस के थिंकर्स के लिए एक एग्जाम्पल था। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टील ऑन। जो क्राउड था, गुस्से से भरा हुआ जो क्राउड था, उसने बास्टील के दुर्ग को जो डिस्ट्रॉय किया था वो कब किया था? तो वो किया था 14 जुलाई 1789। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वेरी शॉर्ट के तौर पर आप याद करोगे और अगर ये आपको मल्टीपल चॉइस के रूप में भी आते हैं तो आप आसानी से उनको टिक कर पाओगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द आंसर इज नेशनल असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट होता है? राइट्स ऑफ मैन एंड citizen. The National Assembly of France voted in April 1792 to declare war against. फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 1792 में किसके खिलाफ युद्ध के लिए वोट किया था? तो वो था पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड रीन ऑफ टेरर एंड वेयर? रीन ऑफ टेरर किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया था रॉबस्पियर ने। और कहाँ पर किया था? फ्रांस में। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्स मेनली टू। जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो कैसी सोसाइटी से बिलोंग करते थे? द आंसर इज द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि समाज के जो कम समृद्ध लोग थे या फैमिली थी उनसे बिलोंग करते थे जैकोबिन क्लब्स के मेंबर। When was slavery finally abolished in France colonies? जो दास प्रथा थी, स्लेवरी थी, वो फ्रांस से कब फाइनली ख़त्म कर दी गई? तो वो ख़त्म की गई थी 1848 में। कब ख़त्म की गई थी? 1848 में। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in 1789 was the abolition of censorship। यानी 1789 के तुरंत बाद जो एक लॉ आया था इफेक्ट में वो कौन सा था? abolition of censorship। In 1804 नेपोलियन बोनापार्ट crowned himself as emperor of the। ये तो आप सभी को पता होगा, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का राजा बना था? फ्रांस का। What was scepter? सेप्टर क्या था? सिंबल ऑफ रॉयल पावर। यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में राजदंड, या कह सकते हैं हम राजा की शक्ति का जो प्रतीक था वो सेप्टर कहलाता था। द पॉलिटिकल बॉडी रिप्रेजेंटिंग द 3 एस्टेट्स ऑफ
प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस वाज नोन एज, तो कौन सी पॉलिटिकल बॉडी थी जो 3 एस्टेट्स को रिप्रेजेंट करती थी? उसका नाम था एस्टेट जनरल। विच थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि वो चाहता था कि जो शक्ति है वो एक ही जगह ना रहे, बल्कि उसका अलग अलग डिवीज़न, उसका अलग अलग जगह पर डिवीज़न हो जाए या बंटवारा हो जाए। पावर का डिवीज़न होना चाहिए ताकि कोई एक ही व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली ना बन पाए। और हम डेमोक्रेसी में भी इसी को फॉलो करते हैं, जैसे कि शक्ति जो पावर होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहाँ पर कर देते हैं? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। कोई एक ही व्यक्ति पावरफुल नहीं होता है, जैसे कि पहले राजा के मामले में होता था कि सारी शक्तियाँ राजा के अंदर ही होती थी। हु प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी रूसो ने, और रूसो का पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। ठीक है, पूरा नाम था इनका जीन जैक्स रूसो, और ये फिलोसफर थे फ्रांस के। आ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्टेड अमंग, जो एक त्रिकोणीय दास व्यापार था वो किसके बीच चलता था? तो ये चलता था यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका, इन तीनों के बीच, तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये व्यापार होता था। वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट, फ्रांस की वुमेन्स को राइट टू वोट कब मिला? तो ये इनको मिला था 1946 में। What did the French Revolution of 1789 stand for? किस मतलब जो फ्रेंच की रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, वो किसकी वजह से हुई थी, या उसका जो स्लोगन था वो क्या था, किसके लिए वो स्टैंड करती थी? द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 स्टूड फॉर द आइडियाज़ ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, समता और भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी भी इसको कहा जाता है। व्हाट डिड द फॉल ऑफ बास्तिल सिग्निफाई, यानी बास्तिल का जो दुर्ग गिराया गया था वो किसको सिग्निफाई करता था? वो करता था, किसको सिग्निफाई करता था? द एंड ऑफ द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द मोनार्क, यानी राजा का जो ऑटोक्रेटिक रूल था, मीन्स तानाशाह वाला शासन, उसके एंड को सिग्निफाई करता था। नेम द स्पेशल टैक्स लेवी बाय द चर्च ऑन पीजेंट्स, यानी कि चर्च पीजेंट से कौन सा टैक्स लेता था जो स्पेशल था? तो वो था टिथे। ऑन व्हाट प्रिंसिपल वाज वोटिंग कंडक्टेड इन द एस्टेट जनरल, एस्टेट जनरल में जो वोटिंग थी उसका क्या प्रिंसिपल था? तो उसका प्रिंसिपल था कि एवरी स्टेट हैविंग वन वोट, यानी कि एक स्टेट एक वोट कर सकता था, ये इसका प्रिंसिपल था। और इसी की वजह से सारा जो झगड़ा था वो शुरू हुआ था, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे वो दोनों एक हो जाते थे और उनके 2 वोट हो जाते थे, और जो थर्ड एस्टेट्स था उसका एक ही वोट रह जाता था, जिसकी वजह से उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो उन्होंने ये डिमांड की थी थर्ड एस्टेट्स के लोगों ने कि पूरे एस्टेट का एक वोट नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए गिलोटिन, गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन जो था वो एक डिवाइस थी जिसमें 2 पोल होते थे और एक ब्लेड होता था। द गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded. It names after डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, और इसका नाम भी डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे रखा हुआ था जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। यानी कि 2 पोल पर एक ब्लेड लगा होता था, और जब किसी को फांसी की सज़ा दी जाती थी या मृत्युदंड दिया जाता था तो उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था, जिससे कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। व्हाट आइडिया डिड द लो टैबलेट कन्वे, जो लो टेबल कन्वे था उसका क्या आइडिया था? तो ये कन्वे करता था कि लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, कि जो लॉ है या कानून है वो सबके लिए सेम है, यानी एक जैसा है, और उसके सामने सभी लोग बराबर हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था या उसका फाउंडर कौन था या उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये था रॉबस्पियर है। ऊपर भी हम इस बारे में क्वेश्चन देख चुके हैं कि जैकोबिन क्लब का जो फाउंडर था वो कौन था और उसने उसकी स्थापना कहाँ पर की थी। तो जैकोबिन क्लब का फाउंडर कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, वो था रॉबस्पियर है,
और इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस में। What was the Estate General? Estate General क्या था? The Estates General was a political body and was controlled by the French monarch. Estate General जो थी वो एक political body थी जो कि फ्रेंच मोनार्क के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। Who were denied entry to the Assembly of the Estates General called by Louis XVI on 5th May 1789? यानी कि कौन लोग थे जिनको लुईस 16 के द्वारा 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल में एंट्री करने से मना कर दिया गया था। तो वो कौन कौन लोग थे? वो थे पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन। इनको मना कर दिया था कि आप एस्टेट जनरल के जो अधिवेशन हो रहा है, जो कन्वेंशन हो रहा है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर इमेज एंड सिंबल्स यूज्ड इन द 18th सेंचुरी फ्रांस? यानी कि बहुत सारे इमेज और सिंबल्स यूज़ किए गए थे इस रेवोल्यूशन के समय, तो वो क्यों किए गए थे? तो इसका रीज़न क्या था? द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन 18th सेंचुरी फ्रांस कुड नॉट रीड एंड राइट। यानी बहुत सारे लोग उस समय फ्रांस में, उस समय बहुत सारे मैन एंड वुमेन ऐसे थे जो लिख पढ़ नहीं सकते थे। सो इमेजेस एंड सिम्बल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्टीड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स। तो इसीलिए वहाँ पर इमेज और सिम्बल्स का यूज़ किया गया था टू कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, ताकि इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ के बारे में कम्युनिकेट किया जा सके, क्योंकि वो लिख पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वो चिन्हों को देखकर, सिम्बल्स को देखकर, इमेजेस को देखकर समझ जाते थे कि ये किसका प्रतीक है और इसका यूज़ किस लिए किया जा रहा है। तो इसीलिए 18th सेंचुरी के फ्रांस में सिम्बल्स और इमेज का यूज़ किया गया था। तो ये था आपका चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो ये आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, क्लास 9th में जाकर आप देख सकते हैं। ये पूरा चैप्टर आपको डिटेल में मिल जाएगा, इसके MCQs भी आपको मिल जाएंगे और ये हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद।